टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर चल रहे थे जिसमें हम क्वेश्चन आंसर हल कर रहे थे। आज भी हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये आरपीएससी हिंदी पेपर 1996 का है। उस समय का सलेट का पेपर किस तरह से पूछा गया था, मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ, जिससे आपको जानकारी हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। आपको बताना है ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। 85 से हुआ है, नागर से हुआ है, सौरसेनी से हुआ है या अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो जो ब्रजभाषा का विकास हुआ है वो किससे हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो खड़ी बोली है उसका सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है। रेखता है, हिंदवी है, कौरवी है या देहलवी है। तो खड़ी बोली का जो सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है, वो है, क्या नाम है, रेखता है, हिंदवी है, कौरवी है या देहलवी है। तो खड़ी बोली का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो क्या है, कौरवी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कौरवी। क्या आंसर आ जाएगा, कौरवी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। आपसे पूछा जा रहा है ढूंढाड़ी जो बोली है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। कोटा बूंदी में है, अलवर भरतपुर में है, जयपुर सवाई माधोपुर में है या जोधपुर बीकानेर में है। तो ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है, आपको पता है ये जयपुर में बोली जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, जयपुर और सवाई माधोपुर में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है, जयपुर और सवाई माधोपुर में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए गठित पहली साहित्यिक संस्था का नाम क्या है। जो राष्ट्रभाषा हिंदी थी उसके प्रचार प्रसार के लिए गठित जो पहली साहित्यिक संस्था है उसका नाम क्या है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है, हिंदी प्रचार समिति है, हिंदी साहित्य सम्मेलन है या नागरिक प्रचारणी सभा है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में देना कि इसका आंसर क्या आएगा, नागरिक प्रचारणी सभा आएगा या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति आएगा। इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में दोगे कि राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए गठित पहली साहित्यिक संस्था का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का जो वर्गीकरण था वो किसने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, मिश्र बंधुओं ने किया था, शिव सिंह सेंगर ने किया था या घासादास तासी ने किया था। तो काल क्रमानुसार पूछा गया है तो कौन आ जाएंगे, ग्रियर्सन। यदि आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा तो वो कौन आ जाएंगे, घासादास तासी आ जाएंगे। मैंने ये क्वेश्चन आपको पूर्व में करा दिया है कि पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था, घासादास तासी ने लिखा था। इनके ग्रंथ का नाम क्या था, इतवार दाला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी। कब प्रकाशित हुआ ये भी पूछा जाता है। मिश्र बंधु कितने थे, मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित हुआ, 4 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए, चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। और शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, शिव सिंह सरोज है। घासादास तासी के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, इतवार दाला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास का नाम क्या है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, जो अंग्रेजी में रचित है। और इसके अलावा क्या पूछा जाता है कि ये मतलब इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ये भी पूछा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे। सबको पता है कि आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे, अब्दुल रहमान थे, अमीर खुसरो थे, स्वयंभू थे या शरप्पा थे। तो कौन थे, आदिकाल के अंतिम चरण के कवि थे अमीर खुसरो। कौन थे, अमीर खुसरो थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से
संबंधित है। आपको क्या बताना है, रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताना है जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। दलपति विजय है, नरपति नालय है, नल सिंह है, मधुकर भट्ट है। तो आपको पता है नरपति नालय है जिसकी रचना का क्या नाम है, फेमस रचना है बीशलदेव रासो। कौन सी रचना है, बीशलदेव रासो, जो अजमेर के शासक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निर्गुण साधक भक्त कवियों में काल क्रमानुसार प्रथम उल्लेखित कौन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो निर्गुण साधक भक्त कवि हैं उनमें काल क्रमानुसार प्रथम उल्लेखित कौन है। ज्ञानदेव हुए, नामदेव हुए, कबीर हुए या रैदास हुए। तो आप सबको पता है कौन हुए थे, नामदेव। कौन हुए थे, नामदेव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, तन चित्तुर मन राजा कीना, इस पंक्ति में किस प्रकार की वर्णन शैली का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना है तन चित्तुर मन राजा कीना, इस पंक्ति में किस प्रकार की वर्णन शैली का प्रयोग हुआ है। कथात्मक शैली है या समासोक्ति परक शैली है या अनुयोक्ति परक शैली है या रूपकाती शोक्ति परक शैली है। तो ये कौन सी शैली है, रूपकाती शोक्ति परक शैली है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रूपकाती शोक्ति परक शैली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है। आपको बताना है कि जो तुलसीदास थे उनका संबंध किस आचार्य परंपरा से है। रामानुजीय से है, मध्वाचार्य से है, बल्लवाचार्य से है या रामानंदीय से है। तो तुलसीदास का संबंध रामानंद नंदीय शाखा से है और सूरदास का संबंध बल्लवाचार्य शाखा से है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाना चाहिए। जो कृष्ण काव्य परंपरा थी उसमें नायक नायिका के प्रेम चित्रण, क्या पूछा गया है, कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाना चाहिए। श्रृंगार रस वर्णन है, आध्यात्मिक संकेत दृष्टि है, लोकोत्तर रतिभाव दृष्टि है या लीलागान दृष्टि है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लीलागान दृष्टि। में आपको आंसर बताती जा रही हूँ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, लीलागान दृष्टि आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, रास पंचादाई का रचयिता कौन है। ये तो देखो फेमस क्वेश्चन है, सब बता देंगे कि रास पंचादाई किसकी रचना है। कृष्णदास की है, परमानंद दास की है, नंददास की है या चतुर्भुज दास की है। तो रास पंचादाई रचना किसकी है, नंददास की है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना महत्व क्यों दिया जाता है। जो रामचरितमानस है उसको हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना महत्व क्यों दिया जाता है, क्योंकि राम भक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए, उदात्त भावों के पोषण के लिए, भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापना के लिए, रामचरित के लोक भाषा में होने के कारण। तो आप सबको पता है उन्होंने समन्वय स्थापित किया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापना के लिए। क्या आंसर आ जाएगा इसका, भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापना के लिए रामचरितमानस को इतना महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, राम भक्ति मार्ग के दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाले श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे। ये क्वेश्चन भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता रहा है, मैंने देखा है कई एग्जाम में पूछा गया है। तो राम भक्ति मार्ग के दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाले श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक अग्रदास है, नाभादास है, प्रियादास है या केशवदास है। तो कौन हो गए, ये अग्रदास हो गए। कौन हो गए, ये अग्रदास हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, भाषा भूषण के रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन पहले भी मैं ले चुकी हूँ इस क्वेश्चन को और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस एग्जाम में भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और वो मैंने जो पहले करवाया था ना वो भी किसी एग्जाम का पेपर था। तो भाषा भूषण के रचयिता कौन है, भूषण है, देव है, कुलपति मिश्र है या जसवंत सिंह है। तो कौन है, जसवंत सिंह है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता। तो आपको देखो क्या क्या याद रखना है, रीतिबद्ध काव्य धारा में कौन से कवि आते हैं, रीति सिद्ध में कौन आते हैं और रीति मुक्त काव्य धारा। इससे हमको क्या पता चलता है, पेपर का पैटर्न पता चलता है कि एग्जामिनर क्या पूछता है पेपर के अंदर। हमको क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट तैयार
तैयार करने पड़ते हैं। वो हमको पढ़ना तो सब कुछ पड़ता है, लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट को देनी चाहिए, फिर उसके बाद टाइम बचे तो और अन्य फैक्ट भी आप पढ़ सकते हो। तो रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत कौन से कवि नहीं आते? रसनिधि नहीं आते, रसलीन नहीं आते, आलम या ठाकुर। तो देखो रसनिधि और रसलीन में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, रीति मुक्त में कौन नहीं आते? रसनिधि नहीं आते, रसलीन आते हैं, आलम आते हैं और ठाकुर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, भारतेंदु का कौन सा नाटक एक अनुदित रचना है? जो भारतेंदु के नाटक हैं वो आपको सारे याद रखने हैं। कौन सी अनुदित है, कौन से नाटक उनके अनुदित है और कौन से मौलिक है, इनकी ट्रिक बनी हुई है। तो चंद्रावती है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती है, विद्या सुंदर है या अंधेर नगरी है। अब मेरे चैनल पर विजिट करना, शायद मैंने ये ट्रिक बता रखी है अपने चैनल पर भारतेंदु के नाटकों की, आप विजिट करके जरूर देखा करो चैनल को। तो कौन सी है, विद्या सुंदर है, अंधेर नगरी है? तो इसका आंसर आ जाएगा विद्या सुंदर। विद्या सुंदर क्या है? भारतेंदु की एक अनुदित रचना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, हिंदी में समालोचना के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? देखो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, समालोचना के लिए कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में देना, मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ। जिन्होंने शुक्ल की बुक पढ़ी है या नगेंद्र की बुक पढ़ी है या हजारी प्रसाद द्विवेदी की बुक पढ़ी है, मौलिक बुक पढ़ी है, उसमें से आप मुझे देखकर इसका आंसर बताना कि समालोचना के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है। कवि वचन सुधा है, ब्राह्मण है, हरिश्चंद्र चंद्रिका है या आनंद कादंबनी है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार कब संभाला था? देखो सरस्वती जो पत्रिका थी वो प्रकाशित तो 1900 में हो गई थी, लेकिन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने सरस्वती का जो संपादन भार संभाला था वो कब संभाला था? 1903 में संभाला था। कब संभाला था? 1903 में संभाला था। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है? जो मैथिली शरण गुप्त है उनकी कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है, ये पूछी गई है। भारत भारती है, विकट भट्ट है, जयद्रथ बद है या पंचवटी है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जयद्रथ बद जो है कृति वो इन चारों में से प्रकाशन क्रम में पहले आती है। कौन सी कृति पहले आती है? जयद्रथ बद। भारत भारती, विकट भट्ट, जयद्रथ बद या पंचवटी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जयद्रथ बद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह में अधिक व्यक्त होती है? जो छायावाद है उसकी मूल चेतना किस शब्द समूह में अधिक व्यक्त होती है? प्रकृति का मानवीकरण, अव्यक्त सत्ता, ये क्या है? सत्ता है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अव्यक्त सत्ता का प्रत्यक्षीकरण, स्वयं अनुभूति की विवृत्ति या सौंदर्य का संधान? तो इसका आंसर आएगा, जो छायावाद की मूल चेतना है वो प्रकृति के मानवीकरण में अधिक व्यक्त होती है। आपने देखा होगा छायावादी कवियों ने क्या किया है? प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। तो छायावाद की मूल चेतना प्रकृति के मानवीकरण में अधिक व्यक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, सुमित्रा नंदन की उत्तरवर्ती रचना कौन सी है? आपको बतानी है। ग्राम्या है, शार्दूली है, युगांत है या ज्योत्सना है? उत्तरवर्ती का मतलब है बाद की रचना कौन सी है इन चारों में से? ग्राम्या है, शार्दूली है, युगांत है या ज्योत्सना है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा शार्दूली है। कौन सी रचना है? शार्दूली है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, छायावाद की जो पलायनवादी प्रवृत्ति की सूचक उक्त पंक्ति किस कृति में आई है? जो ये पंक्ति है ये कौन सी कृति में आई है कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे? छायावाद की पलायनवादी प्रवृत्ति है ये, और ये पंक्ति किस कृति में आई है? लहर में आई है, जन्ना में आई है, पल्लव में आई है या परिमल में आई है? तो ये किस में आई है? लहर में आई है। किस में आई है? लहर में आई है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? जो निराला है उनकी किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? सरोज स्मृति है, यमुना के प्रति है, बादल राग, ये क्या है? बादल राग, टाइपिंग मिस्टेक, राम की शक्ति पूजा। तो राम की जो शक्ति पूजा है उसको महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा
दी गई है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा कवि उत्तर छायावादी नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा कवि है जो उत्तर छायावादी कवि नहीं है। नरेंद्र शर्मा है, रामकुमार वर्मा है, बच्चन है या अंचल है। तो इसमें से कौन सा आंसर आ जाएगा? रामकुमार वर्मा है, वो उत्तर छायावादी कवि नहीं है। कौन 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 नहीं है उत्तर छायावादी कवि? रामकुमार वर्मा। नरेंद्र शर्मा है, बच्चन है, अंचल है, लेकिन रामकुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है। जो प्रगतिवाद धारा है उसके अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद का, रूपवाद का, पदार्थवाद का या समाजवाद का। तो प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? रूपवाद का विचार अमान्य है। यथार्थवाद तो देखने को मिलता है, पदार्थवाद भी देखने को मिलता है और समाजवाद तो मुख्य धारा है प्रगतिवाद की। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये कौन गलत टाइप हो गया? ये कवि। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या है? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य को पूर्व परंपरा का विरोध। काव्य की पूर्व परंपरा का विरोध। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवियों का मुख्य लक्ष्य क्या था? नई राहों का अन्वेषण। उनको नई राहों का अन्वेषी भी कहा गया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नई राहों का अन्वेषण। तो आज मैंने आपको 27 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। इसमें और भी क्वेश्चन है, जितने मुझ पे टाइप हुए उतने मैंने आज आपको करा दिए हैं। बाकी के सारे क्वेश्चन मैं आपको कल की वीडियो में, इसमें टोटल इस पेपर में 50 क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध है। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको कल की वीडियो में उपलब्ध कराऊंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।